हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की। और ये जो टॉपिक मैंने उठाया है ये उठाया है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि हम थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं। थर्ड सेम के बच्चों के लिए ये टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट टॉपिक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं वीडियो। हाँ जी, तो बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन क्या होता है? बेंजीन एक तरीके का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। देखो, बेंजीन के बारे में हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि लिक्विड फेज में होता है, बॉटल में बंद रहता है। इतनी सारी कहानी तो हमको पहले से ही पता है। अगर मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री पे चली जाऊँ तो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ये एक। और इससे डेरिवेटिव्स को हम एरीन्स कहते हैं। इसको या इसके डेरिवेटिव्स को हम कह सकते हैं एरीन्स बोल सकते हैं। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना हो, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम इसका? नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसमें सफिक्स लगता है बेंजीन और प्रीफिक्स में लगेगा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो आप ले रहे हो। जैसे कि ये है बेंजीन, है ना, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बेंजीन। बेंजीन में मिथाइल जोड़ दिया तो मिथाइल बेंजीन, या इसी को हम कह सकते हैं टोलुइन। इथाइल जोड़ दिया, इथाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल जोड़ दिया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को हम बोल सकते हैं क्यूमीन। फिर इसके बाद में 2 जगह मिथाइल जोड़ा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ऑर्थोजाइलिन हो गया। अगर यही मिथाइल हमने उठा के मेटा पोजिशन पर रख दिया तो हो गया मेटाजाइलिन। अगर पैरा पे रख दिया तो पैराजाइलिन। इसी तरह अगला कंपाउंड क्या बना, ये बेंजीन है, 3 कंपाउंड जोड़ा, 1 2 3, तो 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, है ना। यहाँ पर भी 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो जैसा कि आपकी जगह है, जो भी आपने लोकेशन चूज किया है अपने सब्स्टिट्यूएंट के लिए, उसको आप नंबर करते हैं। नंबर करने के बाद में आप उसका नाम रखते हैं। इसी तरह क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूशन में कोई अराइल ग्रुप जुड़े हो तो कौन कौन से अराइल ग्रुप हो सकते हैं? सिंपली बेंजीन जुड़ा है तो फिनाइल होगा। बेंजीन के साथ में CH3 जुड़ा है तो ऑर्थोटोलाइल होगा। और अगर यहाँ पर ग्रुप जुड़ रहा है और ये पूरी टोलुइन है तो मेटाटोलाइल होगा। इसी तरह एरल एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो उसमें क्या होगा, ये बेंजीन, उसके साथ में CH2 तो बेंजाइल बेंजीन, उसके साथ में ये CH से यहाँ पर कुछ और तो बेंजल, और इस तरीके का बेंजो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये एराइल एल्काइल ग्रुप्स हो गए। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। तो सबसे पहले तो बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, बेंजीन क्या होती है, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें 6 कार्बन्स होते हैं, और वो 6 कार्बन्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, और इनमें 6 हाइड्रोजन्स भी होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाइड्रोकार्बन्स। इसको करेक्ट कीजिएगा, ये हाइड्रोजन्स है। अब हम बात कर लेते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर की। कैक्यूल स्ट्रक्चर क्या है? 1865 में ऑगस्ट कैक्यूल एक साइंटिस्ट थे जो बेंजीन पे रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने क्या बताया कि बेंजीन जो है वो एक तरीके का साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 6 कार्बन्स होती हैं, जो कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। साथ ही साथ इस हर एक कार्बन पर क्या अटैच होता है, एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। बेंजीन उनके हिसाब से क्या था, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, इसलिए साइक्लोहेक्साट्राईन यानी 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और 135 पोजीशन पे है इसलिए 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। बट इस स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी? इन्होंने बताया कि ये जो है बेंजीन एक तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो रिएक्शन करवाई गई उस वक्त में बेंजीन के साथ में ब्रोमीन की। तो अगर इनका सही था कहना तो हमको ब्रोमीन के 2 आइसोमर्स मिलने चाहिए थे, है ना। कैसे? 2 डायब्रोमो बेंजीन के आइसोमर्स मिलने चाहिए थे, कुछ ऐसा और ऐसा। बट इन रियल हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि जब उसको क्या करवाया गया, रिएक्ट करवाया गया ब्रोमीन के साथ में बेंजीन को, तो सिर्फ एक ही कंपाउंड बना, ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। अब ये क्यों हुआ? तब कैक्यूल बोले कि स्ट्रक्चर में कुछ फेरबदल किए जाएं। तब उन्होंने बताया कि बेंजीन जो होती है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि रैपिड इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि एक दूसरे में इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। ऐसा बोलना था कैक्यूल का। तो इस तरीके से ऊपर वाले कन्फ्यूजन तो हो गई क्लियर। पर दूसरी चीज़ आ गई कि अगर बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं तो ये एल्कीन्स की तरह बिहेवियर क्यों नहीं शो करती है? इसका जवाब कैक्यूल ने नहीं दिया।
अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की, कि किस तरीके का इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले कार्बन एटम्स जो होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड्स हैं तो कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। सभी के सब सेम प्लेन पर होंगे, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। इनमें जो एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल देयर एग्जिस्ट एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच कंटेन्स 2 लोब्स। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, इसमें कहना चाह रहे हैं ये कि ये मान लो आपकी बेंजीन है, ये प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3 देयर एग्जिस्ट एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। यानी जो p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसके 2 लोब्स होते हैं, एक आपको ऊपर दिख रहा है, आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर देयर आर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एंड फॉर्म 2 of the orbitals overlap interracially with the neighboring orbitals so that sigma carbon bonds are formed। यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के आसपास के ऑर्बिटल से ओवरलैप इस तरीके से करते हैं कि आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं कार्बन के बीच में। The leftover third hybrid orbital of each carbon undergoes overlapping with the hydrogen's half, which filled one s orbital and forms sigma c and sigma h bond. So in total there are 12 sigma bonds। क्या बोल दिया है इसमें बोल दिया है कि जो कार्बन है इस तरीके से अरेंज्ड है, तो कार्बन के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो एक कार्बन का ऑर्बिटल दूसरे कार्बन से क्या कर रहा है, नेबरिंग ओवरलैप कर रहा है ना नेबरिंग कार्बन से। तो इससे क्या होता है, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो और कार्बन का ऑर्बिटल मिलकर फिर से बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर भी बनता है सिग्मा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। The 2pz orbital which is unhybridized overlaps with the adjacent carbon atoms 2pz orbitals and forms a continuous pi molecular network and incorporates the sigma 6 pi electrons। अब क्या बोल दिया इन्होंने कहा कि जिस हम खाली p ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, p ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये जेड वाला खाली रहता है। तो ये जो खाली रहने वाला अनहाइब्रिडाइज वाला जो ऑर्बिटल है, ये इसका जो ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब एक दूसरे को करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। इनके ओवरलैपिंग होने की वजह से इसके अंदर फॉर्म होते हैं पाई मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, ठीक है। टोटल कितने फिर पाई बॉन्ड्स बनेंगे आपके, 3, टोटल 3 पाई बॉन्ड्स बनेंगे, जिसमें कि आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे और इस तरीके की कुछ ओवरलैपिंग होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि भैया एग्ज़ाम आ रहा है तो पढ़ लो थोड़ा बहुत, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि आपके नोट्स भी क्लियर हो जाए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने बना लिया है एक नया टेलीग्राम चैनल, और इस टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करूँगी वो नोट्स जो कि मैं आमतौर पर यहाँ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इजीली कर दूँगी और लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।